नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो से आपको दो बातें पता चलेंगी और दोनों ही बड़ी कमाल की बातें हैं। सबसे पहली बात ये कि मैं आपको 6 ऐसे टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ जहाँ से इस बार प्रश्न पूछा जाना तय है। अभी आपको समझ में आ जाएगा और एग्ज़ाम के बाद मैं आपको याद भी दिलाऊंगा कि देखिए मैंने वीडियो बनाकर बताया था कि यहाँ से प्रश्न आ सकता है। लेकिन दूसरी बात उससे भी बड़ी है और उससे भी ज़्यादा कमाल की है। आपको ये बात पता चलेगी कि करंट अफेयर्स को देखा कैसे जाता है अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हैं तो। यह बात आपने अक्सर सुनी होगी, आप दूसरों से कहते भी होंगे कि यूपीएससी क्वालिफाई करने के लिए करंट अफेयर पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से 90% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि करंट अफेयर्स को देखा कैसे जाता है। पढ़ के जाते हैं सब कुछ मैगज़ीन वगैरह और बाद में कहते हैं कि यूपीएससी ने वहाँ से पूछा ही नहीं। आपने वो पढ़ा ही नहीं जहाँ से यूपीएससी पूछ रही है। आपको पता चलेगा कि कैसे देखा जाता है। चलिए सीधे पॉइंट पे आते हैं। देखिए, एक खबर आपको पता होगी कि हिंडनबर्ग के नाम से एक रिसर्च आती है, रिपोर्ट आती है और उसमें बताया जाता है कि अडानी ग्रुप ने कैसे कैसे गड़बड़ करके अपना कारोबार आगे बढ़ाया है, अपनी धन दौलत आगे जो भी है आप कहिए। और ये जो व्यक्ति हैं गौतम अडानी, इन्होंने कैसे अपने आप को अमीर बनाया, इस तरह की बातें हैं। वो सही है कि गलत है उस बारे में अभी बात नहीं करते हैं। तो ये रिसर्च आई और अडानी ग्रुप का जो शेयर है, जो वैल्यू है, जो उनका एक तरह से क्रेडिट है, सब नीचे जा रहा है। यह एक टॉपिक है, एक करंट अफेयर का टॉपिक है। पॉलिटिक्स में आप देखेंगे अलग तरह की बातें होंगी, न्यूज़पेपर पढ़ेंगे अलग तरह की बात होगी, अगर आप चैनल्स पे देखते हैं, न्यूज़ डिबेट देखते हैं तो कई तरह की बातें होंगी। लेकिन उनमें से एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते आपका नज़रिया क्या है? आपका नज़रिया ऐसा होना चाहिए कि अगर आप यूपीएससी मेंबर होते तो आप इस टॉपिक को कैसे देखते? अगर आपको खुद क्वेश्चन बनाना होता तो आप इस टॉपिक को कैसे देखते? और एक चीज़ मैं सीधा सीधा कह देता हूँ, यह कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी घटना नहीं है जिसे बस सुन के देख के इग्नोर किया जा सके। यहाँ से प्रश्न पूछा जाना 100% तय है, क्योंकि यह एक छोटी सी चीज़ आपको लग सकती है, जिनको कम समझ होगी उनको लगेगा कि छोटी सी बात है और बस ऐसे ही है, न्यूज़ में है। लेकिन इसका संबंध हमारी पूरी अर्थव्यवस्था से है, देश की शाख से है, बहुत सारे टॉपिक्स है जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो इस चीज़ को यूपीएससी के नज़रिए से देखा जाए तो देखिए कहाँ कहाँ से प्रश्न बन सकता है इस बार, प्री में भी और मेंस में भी। मैं 6 टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ। 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो प्री के लिए महत्वपूर्ण हैं, 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जो मेंस के लिए महत्वपूर्ण हैं। और इसी बहाने आप देखिए कि करंट में जो चल रहा है ऊपर ऊपर, उसकी जड़ें कहाँ होती हैं, उन्हीं जड़ों को खोजना होता है। तब आप सही मायने में करंट अफेयर्स से सिलेबस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं। चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक है, कितने लोगों ने इस चीज़ पर ध्यान दिया है? कई दिन से संसद का सत्र बाधित हो रहा है। इस मुद्दे पर सारी विपक्षी पार्टियां एक हो चुकी हैं और कह रही हैं सरकार से कि संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई जाए, इस पर जांच हो। और अगर आपसे यूपीएससी पूछ लेती है संयुक्त संसदीय समिति के बारे में तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, पूछा ही जाना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। और संसद समितियों पर वैसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो संयुक्त संसदीय समिति इस बार के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। समझ रहे हैं इस चीज़ को? इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है महत्वपूर्ण है, आप में से कई लोग इसमें से 1-2 टॉपिक्स गेस भी कर सकते हैं। बार बार प्रश्न ये उठ रहा है कि शेयर मार्केट को जो रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी है, जो बॉडी है, जिसको हम सेबी कहते हैं, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कहते हैं, वो इस मुद्दे पर अरबों रुपए का, अरबों खरबों रुपए का मामला है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की बात है और इस पर सेबी कुछ नहीं बोल रही है। अभी सवाल उठ रहे हैं। लोग जो विपक्ष में हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर जो है कोई विपक्षी दल का व्यक्ति जुड़ा होता अडानी से तो अब तक सब कुछ हो गया होता। ये पॉलिटिकल बातें हैं, उधर नहीं जाते हैं। बात यह है कि इस तरह के मुद्दों को हैंडल करने के लिए एक संस्था बनाई गई है, सेबी। आगे चल के कुछ दिनों बाद एक्टिव होगी, जो भी बातें हैं, लेकिन चर्चा में तो आ गई। सेबी पर पहले भी प्रश्न आए हैं। अब सेबी के बारे में आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी कि यह सेबी क्या है, कैसे गठित होती है, इसका काम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। इसकी सीमाएं क्या है,
अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। हैरानी उन लोगों की होगी, उन लोगों को होगी जिन्होंने इस तरीके से सोचा नहीं था। और तीसरा टॉपिक, आप में से बहुत सारे दोस्त जो अडानी का नाम सुनते ही गेस कर रहे होंगे कि मैं ये टॉपिक बताने जा रहा हूँ, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है तो वो इस टॉपिक की बात सोच रहे होंगे कि शेयर मार्केट पे तो पक्का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि सारा मामला आप देखेंगे शेयर मार्केट के नाम पर चल रहा है कि शेयर मार्केट में उनकी ब्रांड वैल्यू गिर रही है, शेयर्स के दाम गिर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं। तो शेयर बाज़ार में कितनी शब्दावलियाँ हैं, महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ, सब कुछ नहीं। शेयर बाज़ार कैसे काम करता है थोड़ा सा समझ लेंगे, उसके बाद से शब्दावलियों पे आएंगे। थोड़ा बहुत आप समझ लीजिए। 2 शब्द मैंने यहाँ पे लिखे हैं। एक है आईपीओ। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है, यह आपको पता होना चाहिए। बाद में मत कहिएगा किसी ने बताया नहीं। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको लग रहा होगा कि हाँ ये महत्वपूर्ण है, लेकिन पढ़ेंगे नहीं। वो एग्ज़ाम के बाद रोएंगे खाली कि ओहो मुझे पढ़ लेना चाहिए था। अभी पढ़िए, कहीं से खोज के पढ़िए, गूगल से सर्च करिए, यूट्यूब पे सर्च करिए और जानिए आईपीओ क्या होता है और एफपीओ क्या होता है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है। ये मामला आपने सुना होगा अगर करंट अब टीवी देख रहे हैं, टीवी तो नहीं है देखिए कहीं से भी देख रहे हैं न्यूज़, ऑथेंटिक चीज़ें, तो एफपीओ आपको पता होगा, ये भी चर्चा में था। 20,000 करोड़ का एफपीओ इन्होंने लिया, मतलब उससे पैसे जुटाए मार्केट से अडानी ग्रुप ने, और फिर अगले दिन कह दिया कि हम वापस कर रहे हैं लोगों को, जो भी कारण है, लेकिन ये शब्द चर्चा में आ गया। इसी तरह से जिस कंपनी ने आरोप लगाए हैं, जिस कंपनी ने कहा है कि कुछ गड़बड़ है, उस कंपनी का नेचर ऐसा है कि वो इस तरह से जो भी है वो करती है कि हम नैतिकता से भी कर रहे हैं और लेकिन हमारा फ़ायदा भी है। उस हिसाब से वो कहती है कंपनी कि हम शॉर्ट सेलिंग करते हैं, शेयर्स की शॉर्ट सेलिंग करते हैं। तो ये शॉर्ट सेलिंग क्या है, यूपीएससी यहाँ से पूछ सकती है, आपको पता होना चाहिए। ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं, वैसे तो घुमा फिरा के इनडायरेक्टली बहुत सारे टॉपिक्स जुड़ जाएंगे, लेकिन ये 3 टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से इस बार तीनों में से किसी भी एक टॉपिक से या तीनों टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं मेंस पे। मुख्य परीक्षा 2023 में कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा जो प्रश्न उठ रहा है इस समय वो है क्रोनी कैपिटलिज्म। आप में से बहुत सारे दोस्तों को ये समझ में ही नहीं आएगा कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म क्या होता है। इसके बारे में मैं विस्तार से बताऊंगा प्री के बाद वीडियोस जब आएंगी, लेकिन थोड़ा सा बता देता हूँ कि ऐसा कैपिटलिज्म, ऐसा पूंजीवाद जिसमें सरकार और उद्योग जगत के लोग मिलजुल के काम करते हैं, और ये काम उस तरह से नहीं कि बहुत फेयर वे में चल रहा है, या आप भ्रष्टाचार वाला स्टाइल में देख सकते हैं इसको, उसी शेड में देख सकते हैं जिसमें सरकार के लोग, अधिकारी और उद्योग जगत के लोग आपस में साठ गांठ करके, ये शब्द ज़्यादा ठीक है, साठ गांठ करके कुछ गड़बड़ करके अपना पैसा बनाते हैं, इस तरह से चीज़ें करते हैं। इसको थोड़ा और डिटेल में आप पढ़िएगा। क्रोनी कैपिटलिज्म पर प्रश्न पूछा जा सकता है मुख्य परीक्षा में। हो सकता है कि इसका कोई एंगल लेके कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए प्रीलिम्स में, ठीक है, तो थोड़ा सा इसका बेस आप तैयार कर लीजिएगा, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बाद अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों लिया मैंने। अरे भाई, सीधे सीधे केंद्र सरकार पर, यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री पर, देश के प्रधानमंत्री पर आरोप लग रहे हैं कि ये तो आपके परम मित्र हैं, आपके दोस्त हैं, इन्होंने गड़बड़ की है, आप चुप क्यों हैं। और उसी बहाने लोग कह रहे हैं कि ये क्रोनी कैपिटलिज्म है, सरकार साथ दे रही है, भ्रष्टाचार हुआ है, जांच नहीं हो रही है, सरकार साथ दे रही है। देखिए, आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक एस्पिरेंट हैं, देश संभालने जा रहे हैं। आप किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर टॉपिक्स को मत देखिए, आप सिर्फ टॉपिक्स को निष्पक्ष होकर देखिए, ठीक है। टॉपिक है, हमारे लिए ज़रूरी है, हमें उसे निष्पक्ष होकर तैयार करना है, नहीं तो पता चलेगा कि आप किसी के सपोर्ट में, किसी के विरोध में खड़े हो जाएंगे मानसिक रूप से, तो आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये कहा जा रहा है कि सरकार तो सपोर्ट में आई, यानी कि टॉपिक फिर उभर के आ गया, ठीक। और ये कोई नई बात नहीं है, इस तरह के टॉपिक्स, इस टॉपिक पे पहले भी चर्चाएँ होती रही हैं, इस तरह की घटनाएँ आती रही हैं। दूसरा टॉपिक देखिए, यहाँ से तो वैसे भी हर साल क्वेश्चन आता है। कहाँ पे आता है, आपका जो 4th पेपर है, जीएस का 4th पेपर इथिक्स वाला, उसमें बाकायदा एक टॉपिक है जिसका नाम है कारपोरेट गवर्नेंस। और यहाँ से लगभग 2 क्वेश्चंस, स्पेशली वो जो केस स्टडी वाला पोर्शन है, वहाँ पे क्वेश्चन 2, कम से कम 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं। तो आपको इसी बहाने, क्योंकि देखिए कारपोरेट गवर्नेंस एक तरह से धराशायी हो गया, कई सारे मुद्दे इसमें शामिल हैं, ठीक है।
तो आप इस चीज़ को ऐसे तैयार करिए, इसी बहाने तैयार करिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, सबसे बेसिक बात। और इसके अंदर यूपीएससी ने जो टॉपिक्स दिए हैं बड़े ही छोटे छोटे पार्ट्स में खूबसूरती से सजा कर रखा है यूपीएससी ने सिलेबस को। आप इसके बहाने उस टॉपिक के सारे बिंदुओं को देख लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। केस स्टडी पूछी जा सकती है इस पे, और इसी तरह का कोई मामला दिया दिया जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन में क्या फ़ैसला लेंगे। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस तो आप मान के चलिए 101% तय है कि यहाँ से एक क्वेश्चन हो सकता है कि देखिए 2 सेक्शन होते हैं एथिक्स में, एक होता है सेक्शन ए, एक होता है सेक्शन बी। इसमें ज़्यादातर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यहाँ पे केस स्टडी पूछी जाती है। हो सकता है कि यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाए केस स्टडी में भी, और यहाँ पर भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि पहले भी यहाँ से सेक्शन ए में क्वेश्चंस आए हैं। तो आप इसे इस रूप में तैयार करेंगे। इसके बाद से तीसरा, ये थोड़ा सा दूर जा रहा है, मतलब इम्पोर्टेंस के हिसाब से देखा जाए तो उतना महत्वपूर्ण है, लेकिन है। क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे जो टॉपिक चर्चा में है, इसमें कहा जा रहा है कि इन्होंने ही अपनी जो एक तरह से अपनी शाखाएं बनाई, दूसरे दूसरे नाम से कंपनियां बनाई, उन्हीं कंपनी के पैसे से अपना ही शेयर ख़रीदा, अपने ही शेयर को ओवर वैल्यूड दिखाया, मार्केट में अपनी इमेज बेहतर की। और ये कंपनी कहाँ बनी थी? टैक्स हेवन कंट्रीज़ में बनी थी, मॉरिशस जैसे देशों में। तो आप समझिए पहले कि टैक्स हेवन कंट्री होती क्या है, और टैक्स हेवन कंट्री से अर्थव्यवस्थाओं को क्या झेलना पड़ता है, एक तरह से क्या असर होता है, क्या है ये मामला पूरा। क्यों बड़ी बड़ी कंपनियां टैक्स हेवन कंट्रीज़ में अपना जो है कंपनियां खोलती हैं, अपनी इन्वेस्ट करती हैं, क्या होता है वहाँ पे। इस मामले को थोड़ा समझिए और उसको भारतीय अर्थव्यवस्था से जोड़िए, और फिर देखिए कि आप इस चीज़ को कितना समझ पाते हैं। यहाँ से मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। अब आप समझ पाए? क्या आपने अभी तक इस टॉपिक को इस रूप में देखा था? शायद नहीं देखा हो, शायद देखा हो, 1-2 टॉपिक्स आपको दिख गए हों, लेकिन सही मायने में यही वो तरीका है जो यूपीएससी अपनाती है। इसीलिए मैं कहता हूँ, देखिए आप यूपीएससी का एग्ज़ाम होगा 2023 में भी ना, आप देखेंगे तो लोग कहेंगे देखिए 5, 6, 7, 10 ऐसे क्वेश्चंस करंट अफेयर के आगे, वो झूठ बोल रहे हैं। उन्हें भी पता है कि कायदे से ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि 50% से ज़्यादा क्वेश्चंस करंट पे आधारित होते हैं, लेकिन वो इस तरीके से पकड़ लिए जाते हैं जैसा लगता है कि ये तो हम किताबों में पढ़ते हैं। जैसे अब आईपीओ वगैरह है, आप किताबों में पढ़ते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पहले से दे रखा है, किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन किताबी चीज़ को यूपीएससी ने इतनी सारी चीज़ों में से उसी को क्यों पूछा? ये सोचने वाली बात है। और यही वो चीज़ है जो आप इस तरीके से पकड़ पाते हैं। जब करंट में कोई चीज़ चल रही होती है तो उसकी जड़ जब पकड़ के जाते हैं तो पता चलता है यार ये तो किताब में भी है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तब वो सही मायने में टॉपिक दिखना शुरू होता है कि इस बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जब आप इस नज़रिए से चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन गेस करना बड़ा आसान हो जाता है, आपके लिए तैयारी करना, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना बहुत आसान हो जाता है। उम्मीद है कि आप इससे बहुत कुछ सीखे होंगे, और जो सीखा है उसे आगे अप्लाई करने की एक तरह से कहें कि एनर्जी आपने महसूस की होगी। तो फ़िलहाल इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।